तो हिंदी के सारे बच्चों का फिर से स्वागत है अपनी क्लास में। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 का दूसरा लेक्चर ले रहे हैं, जहां पर हम लोग आगे की बातों की चर्चा करेंगे। पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? इस चैप्टर का नाम जैसा हमने आपको कहा था, एक तो अंकेक्षण जोखिम का आकलन और आंतरिक नियंत्रण, इन दो बातों पर चर्चा की जाएगी। अंकेक्षण जोखिम आकलन या जोखिम आकलन हमारे अंकेक्षण की जो प्रक्रियाएं हैं उनकी सबसे पहली प्रक्रिया होती है। यानी ये वो प्रक्रिया है जिसमें हम लोग अपने अंकेक्षण में जोखिम कितना है मिथ्या वर्णनों का, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो हमने पिछली क्लास में एक तो मिथ्या वर्णन का मतलब क्या होता है इस पे चर्चा करी, मिथ्या वर्णन क्या होता है। दूसरी बात जो हमने डिस्कस करी, जो चर्चा करी, वो कि अंकेक्षण जोखिम का मतलब क्या होता है या मिथ्या वर्णन के जोखिम का मतलब क्या होता है। सही शब्दों में कहूं तो अंकेक्षण जोखिम तक तो मैं आपको भी लेकर ही नहीं गया। अभी तक तो हम लोग बस इतनी सी बात कर रहे हैं कि तो मिथ्या वर्णन का मतलब क्या है, एक मिथ्या वर्णन के जोखिम का मतलब क्या होता है। तो हमने समझाया था मिथ्या वर्णन का मतलब कि जो राशियां, जो प्रकटन, जो आप उसके अंदर प्रदर्शन करते हैं, जो वर्गीकरण करते हैं, वो जैसा करना था और जैसा आपने करा, उन दोनों में अगर कोई फर्क होता है तो उसे कहा जाता है मिथ्या वर्णन। और ये मिथ्या वर्णन के दो ही कारण होते हैं, या तो गलती से या तो कपट से। और इसलिए हम सामान्य तौर पर ये कह देते हैं कि मिथ्या वर्णन जो है उसका मतलब है कपट या रुटि। ठीक है। अच्छा, मिथ्या वर्णन के जोखिम का मतलब है कि वित्तीय विवरणों में मिथ्या वर्णन के होने की संभावना कितनी है, उसको कहा जाता है मिथ्या वर्णनों का जोखिम। यह संभावना मिथ्या वर्णनों की जोखिम कहलाती है। इसके दो स्तर होते हैं, एक वित्तीय विवरण स्तर और एक मदों के स्तर पे। जैसा मैंने आपसे कहा था कि वित्तीय विवरण स्तर पे जोखिम का आकलन हम भले ही करते हो, लेकिन वो काम नहीं आता, क्योंकि उससे हमारी अंकेक्षण का जो नमूना जांच है, सैंपल है, वो नहीं बन सकता। अच्छा, बहुत अच्छे से बात करें तो आपको वित्तीय स्तर पे अंकित जोखिम का आकलन करना भी नहीं होता, वो अपने आप हो जाता है। तो मदों के स्तर पे हमें जोखिम का आकलन करना होता है मुख्य तौर से। मदों के स्तर पे भी हमने कहा था दो तरह की जोखिम होती है, एक अंतर्निहित जोखिम और एक नियंत्रण जोखिम। अंतर्निहित जोखिम का मतलब है कि अगर कोई भी इकाई अपने वित्तीय विवरणों में जब तक किसी भी तरह के कोई आंतरिक नियंत्रण नहीं लगाती इकाई के अंदर, उसके पहले यानी आंतरिक नियंत्रणों के लगने से पहले वित्तीय विवरणों में मिथ्या वर्णनों के होने की जो संभावना है उसे अंतर्निहित जोखिम कहा जाता है। और जैसे ही हम लोग आंतरिक नियंत्रणों की स्थापना करते हैं तो लाजमी सी बात है, जहां जहां पे अंतर्निहित जोखिम प्रबंधन को लगा होगा, वहां वहां पे प्रबंधन ने आंतरिक नियंत्रण लगाए होंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आंतरिक नियंत्रण लगाने के बाद भी, यानी आपने अच्छे से आंतरिक नियंत्रण लगा दिया, उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि आंतरिक नियंत्रण लगाने के बाद भी वो आंतरिक नियंत्रण उन जोखिमों को रोक नहीं पाते या पकड़कर सही नहीं कर पाते। सामान्य तौर पे हम लोग आंतरिक नियंत्रण इसलिए लगाते हैं कि जहां जहां पे अंतर्निहित जोखिम है, वहां वहां पे चूंकि मिथ्या वर्णन की संभावना है, तो हमने पहले ही आंतरिक नियंत्रण लगा दिया। तो इसका मतलब ये है कि जहां जहां आंतरिक नियंत्रण होंगे वहां पे वो जोखिम नहीं, वहां पे वो मिथ्या वर्णन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने तो पहले ही लगा दिया ना। हमारा लगाने का पर्पस क्या था कि भैया हमें इन 10 जगह, 5 जगह, 15 जगह अंतर्निहित जोखिम लगता था कि यहां मिथ्या वर्णन हो सकता है, लेकिन वो मिथ्या वर्णन के मतलब वो होने की हमें संभावना नजर आती थी, या मिथ्या वर्णन हमें लगता था हो सकता है, लेकिन उस मिथ्या वर्णन वो ना हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो मिथ्या वर्णन ना हो उसके लिए हमने, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं जो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। हमें लग रहा था जहां जहां मिथ्या वर्णन की संभावना है वहां हमने आंतरिक नियंत्रण लगाया, इस उद्देश्य के साथ कि भैया अब जहां जहां अपन ने आंतरिक नियंत्रण लगा दिया वहां वहां तो कम से कम मिथ्या वर्णन नहीं होंगे। लेकिन कई बार आंतरिक नियंत्रण भी मिथ्या वर्णन को होने से नहीं रोक पाते, या आंतरिक नियंत्रण मिथ्या वर्णनों के को पकड़ नहीं पाते और पकड़ के सही नहीं कर पाते। तो ऐसे जो जोखिम है कि भैया आंतरिक नियंत्रण लगाने के बाद भी शायद कुछ मिथ्या वर्णन ऐसे रह जाएंगे जो हम नहीं पकड़ पाए, यानी हमारा आंतरिक नियंत्रण नहीं पकड़ पाए, उसको उस जोखिम को बोलते हैं नियंत्रण जोखिम। अब यहां एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये सिर्फ जोखिम है, यानी असल में क्या होगा ये हम भी नहीं जानते। मतलब जहां जहां आपको अंतर्निहित जोखिम लग रहा है वहां वहां असल में मिथ्या वर्णन होंगे या नहीं होंगे ये हमें नहीं पता। हो सकता है वहां मिथ्या वर्णन हो सकता है ना भी हो। और हमने कहा अंतर्निहित जोखिम है कि सॉरी आंतरिक जोखिम है या नियंत्रण जोखिम है, सॉरी नियंत्रण जोखिम है कि मतलब हमें लगता है कि आंतरिक नियंत्रण लगाने के बावजूद भी कुछ ऐसे स्थान होंगे जहां पे शायद हमारा आंतरिक नियंत्रण मिथ्या वर्णनों को पकड़ नहीं पाएगा, ऐसा हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति भी जोखिम है, हो सकता है ऐसा ना भी हो, लेकिन देखिए ये सारा का सारा जो खेल है वो जोखिम के आकलन पे चलता है। सब कुछ जोखिम के आकलन पे किया जाता है। इकाई आंतरिक नियंत्रण लगाता है इस बात के आधार पे कि अंतर्निहित जोखिम कितना है। उसे लग रहा है 15 जगह यहाँ पे मिथ्या वर्णन हो सकते हैं। अब होने का इंतजार तो नहीं करेंगे ना,
तो वहां वहां पर उसने आंतरिक नियंत्रण लगा दिए। अब जहां जहां आंतरिक नियंत्रण लगाए वहां पे भी उसको लगता है कि अरे 2-3 जगह शायद आंतरिक नियंत्रण उसको लगता है या नहीं लगता, लेकिन उसने आंकलन करा कि यार 2-3 जगह 4 जगह शायद आंतरिक नियंत्रण अच्छे से काम ना कर पाए या आंतरिक नियंत्रण हमने लगाए नहीं, तो वहां नियंत्रण जोखिम है। अब हो सकता है वहां पे आंतरिक नियंत्रण नहीं है या अच्छा नहीं है, तब भी मिथ्या वर्णन ना हो, लेकिन हम तो संभावना लेके चल रहे हैं कि वहां पे मिथ्या वर्णन हो सकता है, यानी वो मिथ्या वर्णन जो पकड़ नहीं आएगा, इसको बोला जाता है नियंत्रण जोखिम। अब जो अंकेक्षक है उसका काम यहीं से चालू होता है, क्योंकि जब हम आते हैं तब तक इकाई के वित्तीय विवरणों का निर्माण हो चुका है, क्योंकि सारे लेखे खाते बही खाते सारी सामान्य प्रविष्टियां सब हो चुकी है, सब हो चुकी है। तो ऐसी परिस्थिति में जब चूंकि सब हो चुका, सारी सामान्य प्रविष्टियां हो चुकी है, सारे सब खाते वाते सब बन गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग जो वित्तीय विवरणों का ध्यान दीजिएगा जरा मेरी बात पर, ऐसी परिस्थिति में हम लोग वित्तीय विवरणों में जब जांच करने जाएंगे तो हमारी भी समस्या, अगर हमें 100% जांच करनी होती तो आज हमें ये जोखिम आंकलन की प्रक्रिया अपनानी नहीं पड़ रही होती। क्या फर्क पड़ता है कौन सी मद में जोखिम है कौन सी नहीं है, जब आपको सारी मदें जांचनी है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसीलिए चूंकि हम सारी मदें नहीं जांचते, हमें नमूना जांच करनी है, क्या बोलते हैं उसको, सैंपलिंग अगर हमें करनी है, तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि हम लोग ये बात को सुनिश्चित करें कि हम मदों को, उन्हीं मदों को अपने नमूने में लें, अपने सैंपल में लें जिनमें हमें जोखिम लगता है। अब इनमें हमने क्या करना है, पहला जोखिम आकलन प्रक्रिया, जैसा मैंने आपको आखिरी लेक्चर में समझाया था कि पहले अंतर्निहित जोखिम का आकलन करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप यहां सीधा दोनों जोखिम का आकलन नहीं कर सकते, कारण मैंने समझाया था आखिरी क्लास में, यहीं से दोबारा ले रहा हूं। ये जो 5-7 मिनट हम लोग रिवीजन करते हैं बड़ा जरूरी है, इस चैप्टर में बहुत जरूरी है। चैप्टर 1 और 2 में तो उतना जरूरी नहीं था, लेकिन चैप्टर 3 में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि चैप्टर 3 एक तो बहुत बड़ा है, थोड़ा सा मुश्किल भी है। तो जब तक मैं आपको पीछे के लेक्चर का थोड़ा सा रेफरेंस नहीं दूंगा ना, तब तक आपको शायद थोड़ी सी परेशानी आएगी, इसलिए खैर कोई बात नहीं। तो हमने पहले जोखिम आकलन प्रक्रिया लगाई, उसमें हम सिर्फ अंतर्निहित जोखिम का आकलन करेंगे। देखें, जोखिम आकलन प्रक्रिया में वो ये जांचेगा कि इकाई के वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित जोखिम कितना है। ये जोखिम आकलन प्रक्रिया लगाते समय वह प्रबंधन के द्वारा किए गए जोखिम आकलन की जानकारी ले सकता है। जैसा आपको भी समझाया, मैंने पहले भी समझाया कि हमारे आने से पहले प्रबंधन जब वित्तीय विवरणों का निर्माण कर रहा था, लेखों का निर्माण कर रहा था, खातों का निर्माण कर रहा था, तो लेखों का खातों का निर्माण करते समय प्रबंधन के द्वारा, ध्यान दीजिएगा जरा, लेखों का खातों का निर्माण करते समय प्रबंधन के द्वारा वित्तीय विवरणों, ठीक है, को बनाते समय जोखिम का आकलन किया गया होगा, उसी के आधार पर उसने आंतरिक नियंत्रणों को लगाया होगा, ठीक है। तो उसके अनुसार अगर मैं चलूं, उसके अनुसार अगर मैं चलता हूं, तो उसके हिसाब, ध्यान दीजिएगा जरा मेरी बात पर, उसके अनुसार अगर मैं चलता हूं तो उसके हिसाब से जो जोखिम आकलन हमने करा, ध्यान देना जरा मेरी बात पे, वो प्रबंधन ने जो करा उसको भी एक बार जरा ध्यान में रखें। अब आपके मन में यहां पर एक सवाल बड़ा होगा कि सर आपने तो लिख दिया सीधा अंतर्निहित जोखिम का आकलन करो, पर मुद्दा यह है करना कैसे है, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन मैंने फिर भी आपको बताया था। देखिए, अंतर्निहित जोखिम को आकलन करने के लिए इस बात का बेहद ख्याल रखिए, वित्तीय विवरणों के अंदर नहीं जाना, खातों में नहीं जाना। अरे सारा जोखिम आकलन कर ही इसीलिए रहे, कौन कौन सी मदों को जांचे। अब सारी मदें जांचने के बाद अगर हमने जोखिम का आकलन करा, तो फिर जोखिम के आकलन करने का फायदा क्या रहा। यदि सारे उनका आकलन करने के बाद हमने जोखिम का आकलन करा, तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह गया, तो कोई इसका कोई आधार नहीं निकलता। इसीलिए जोखिम आकलन हम जो करेंगे, ध्यान देना जरा मेरी बात पे, जोखिम आकलन जो हम लोग करते हैं उसमें हम लोग कभी भी इकाई के खातों में और उसके सामान्य प्रविष्टियों में या उनके अंदर नहीं जाते, उनके अंदर हम नहीं जाने वाले हैं। हम लोग अंतर्निहित जोखिम का, ध्यान दीजिए जरा मेरी बात पे, हम लोग अंतर्निहित जोखिम का जो आकलन करेंगे वो सिर्फ इकाई से जानकारी लेकर। अब आप कहेंगे सर इतना, अरे मैं आपको बताऊंगा आगे, इतना गजब का तरीका है, सिर्फ जानकारी, चार्टेड अकाउंटेंट है हम लोग यार, सनदी लेखाकार है, कोई सनकी लेखाकार थोड़ी ना है, हमारी अपनी डिग्री है भाई, हमारा तरीका है। हमको यहाँ पर ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप खातों के अंदर चले गए, लेखों के अंदर चले गए, सामान्य प्रविष्टियों के अंदर चले गए और उससे आपने जांच करा, कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। उसके अंदर जाए बिना आपको पता लगाना है कि भाई कहां कहां जोखिम हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग इकाई की जानकारी लेंगे, और जानकारी में बहुत सारी चीजों की जानकारी लेंगे, भरी पड़ी, अभी आपको बताएंगे हम कितनी सारी चीजों की आपको जानकारी लेनी है इसके अंदर, कितनी सारी चीजों की, मतलब एक दो नहीं है भाई साहब, कितनी चीजों की जानकारी लेनी है इकाई की, उसके कर्मचारियों से पूछेंगे, उसके ऊपर जो अधिनियम लागू होते हैं, कितनी कितनी सारी चीजें हैं, उन सबकी जानकारी लेकर हम लोग
जोखिम का आकलन करेंगे। मेरी बात पे जरा ध्यान दीजिएगा, फिर उसके आधार पे, है ना। अब ये जो जोखिम का आकलन हमने करा, अंतर्निहित जोखिम का, उससे हमें और पता चलेगा, मैंने आपको शायद कहा भी था पिछली क्लास में कि अगर आपको भी आज मैं बताऊं किसी इकाई के बारे में 5 7 10 बातें, 15 बातें, और आपको बोलूं तो आप भी 2 4 मदे जो चुनेंगे उनमें, भाई साहब ने 10 मदे चुनी तो उसमें से 4 में 5 में जोखिम, उसमें मिथ्या वर्णन निकलेगा। आपने कहा 10 मदों में मुझे जोखिम लगता है, अभी तो आपने ऑडिट पढ़ा नहीं है, उसके बिना भी अगर हम आपको बोलेंगे ना भाई साहब, तो भी आप जब बताएंगे तो वो जोखिम, वो जिन मदों में आपको लग रहा है उनमें से 10 बताएंगे, 4 में 5 में जो ना मिथ्या वर्णन निकलेगा। इतना गजब काम है। तो इसीलिए यहां एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो है, वो महत्वपूर्ण चीज क्या है, वो ये कि अंतर्निहित जोखिम का जो आंकलन किया जाता है, अंतर्निहित जोखिम का जो आंकलन हम लोग करते हैं, वो अंतर्निहित जोखिम कौन सा है। वो अंतर्निहित जोखिम का मतलब है कि जो इकाई के वित्तीय विवरणों में होगा और उसके लिए हमें लेखों में नहीं जाना। ठीक है। अब इसके बाद में हमें पता चल गया सामान्य तौर पे प्रबंधन के द्वारा जो आकलन किया गया उसमें जो रिजल्ट आया, आपने जो आकलन किया वो लगभग बराबर सही आता है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। प्रबंधन को अगर शायद 15 मदों में अंतर्निहित जोखिम मिला होगा तो हमको 17 18 में लग जाएगा या 13 14 में लग जाएगा, इतना ही फर्क होता है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, ध्यान रखिएगा जरा। 12 13 14 में या 17 18 इतना ही, बस इससे ज्यादा जो है फर्क नहीं होता, इतनी मदों में होता है। तो हमने अगर 15 मदों में जोखिम का आकलन करा, सॉरी हमें 15 में लगा, प्रबंधन को 15 में लगा, हमें 16 17 में लगेगा या 13 14 में, बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। इसीलिए हमने आपसे कहा कि जब आप अंतर्निहित जोखिम का आकलन करें तो प्रबंधन ने जो अंतर्निहित जोखिम का आकलन करा उसको जरा पूछ लें, उससे जरा बात कर लें। पूछ के बात करने से यह होगा कि आपको पता चल जाएगा, पूछ के बात करने से ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपके और प्रबंधन के जोखिम में कोई फर्क तो नहीं आ रहा है तो कहां आ रहा है, थोड़ा आसान हो जाता है काम। अब इसके बाद हमें, चूंकि मान लीजिए मुझे लगा 17 मदों में अंतर्निहित जोखिम है, तो आपको 17 मदों को अपने अपने 17 मदों को अपने सैंपल में नहीं लेना, या 17 मदों को आपको अपने नमूना जांच में नहीं लेना है। तो भाई क्या करें फिर, 17 मदों को नहीं लेना तो फिर कितनी लेनी है। तो हम आपको बताते हैं, अभी आपको नियंत्रण जोखिम का आकलन करना है, क्योंकि जिन 17 मदों में या 15 मदों में, जितनी भी मदों में आपको अंतर्निहित जोखिम लग रहा है, उस जगह तो प्रबंधन ने आंतरिक नियंत्रण लगाए होंगे, तो उन आंतरिक नियंत्रण ने भी काम करा होगा, और अगर लगाए हैं तो ये लाजमी सी बात है कि उधर मिथ्या वर्णन नहीं हुए होंगे। जोखिम थी पर प्रबंधन ने आंतरिक नियंत्रण लगा दिए थे, तो वहां पे लेकिन हमें देखना पड़ेगा। हमने कहा था ना नियंत्रण जोखिम होता है, आंतरिक नियंत्रण भी कभी कभी काम नहीं करते। लेकिन अब नियंत्रण जोखिम का आकलन करने से पहले हमें आंतरिक नियंत्रणों के बारे में जानना पड़ेगा। देखे तो सही कि आंतरिक नियंत्रण कौन कौन से लगाए हैं। मैंने ये देखा 17 मदों में जोखिम है अंतर्निहित, तो मैं देखूंगा आंतरिक नियंत्रण प्रबंधन की कहां कहां है, इन 17 मदों में है या नहीं। इन 17 मदों में अगर है तो 17 में से किस मद का आंतरिक नियंत्रण अच्छा है, किसका बुरा है, किसमें कम है, किसमें ज्यादा है, किसमें नहीं है, उसके अनुसार ही तो निकालूंगा ना मैं। यदि मुझे लगेगा 17 में से 10 मदों का नियंत्रण तो बहुत ही गजब का लगाया प्रबंधन ने, तो भाई साहब तय है इन 10 मदों में अंतर्निहित जोखिम तो था, पर इन 10 मदों में नियंत्रण जोखिम नहीं होगा। बाकी बची 7, तो 7 में प्रबंधन ने 5 और मदों में आंतरिक नियंत्रण लगा रखा है, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं है, जैसा मेरे को लगता था वैसा नहीं है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे भाई साहब हो सकती है जोखिम, यहाँ मिथ्या वर्णन हो सकता है। और 2 मदों में तो आंतरिक नियंत्रण लगाया ही नहीं, तो इसका मतलब 17 में से 2 मदों में तो लगाया ही नहीं प्रबंधन ने, क्योंकि प्रबंधन के हिसाब से अंतर्निहित जोखिम 15 में ही था, तो उसने 15 में लगाया। पर मेरे हिसाब से अंतर्निहित जोखिम कितने में, 17 में। 17 में से 2 पे तो मैं प्रबंधन ने लगाया ही नहीं, तो इनमें तो भाई साहब मिथ्या वर्णन होने की बड़ी संभावना, यानी यहां तो नियंत्रण जोखिम है ही। इन 2 में अंतर्निहित जोखिम भी था और नियंत्रण जोखिम भी। बाकी बची 10, उसमें गजब का आंतरिक नियंत्रण है, तो उन 10 मदों में अंतर्निहित जोखिम तो है, पर चूंकि उनका आंतरिक नियंत्रण बहुत गजब का है, तो फिर मुझे नियंत्रण जोखिम नहीं लगता। 5 मदें ऐसी है जिनमें अंतर्निहित जोखिम था, प्रबंधन ने आंतरिक नियंत्रण भी लगाया, पर मुझे वो आंतरिक नियंत्रण उतना अच्छा नहीं लगा। तो मुझे लगता है कि शायद ये आंतरिक नियंत्रण उतना अच्छे से काम नहीं करता होगा, और अगर ये नहीं करता होगा वाला, तो फिर इसका मतलब इनमें कहीं ना कहीं जो है संभावना है। तो मैंने अपने नमूने में 7 मदों को चूज करा, मुझे 7 मदों में नियंत्रण जोखिम लगता है, 2 में बहुत ज्यादा लगता है,
5 में थोड़ा कम लगता है लेकिन लगता है, और 10 में बिल्कुल नहीं लगता। तो 17 मदों में अंतर्निहित जोखिम, 17 में से 7 मदों में नियंत्रण जोखिम। लेकिन इस सब मैंने आकलन करा कैसे? जब मैंने नियंत्रणों को देखा। तो नियंत्रण जोखिम का आकलन करने से पहले हमें अन्य अंकेक्षण प्रक्रियाएं लगानी होती हैं, यानी हमारी जो अंकेक्षण प्रक्रियाएं हैं जिसका मैंने आपको पहले वर्णन किया था, हटा दिया क्या यहां से, इधर बताया था शायद, यहां से भी हटा दिया गया, पिछले चैप्टर में बताया होगा। तो हमारी जो वो है हमारी अंकेक्षण प्रक्रियाएं जो है, उनमें हमारी 3 अंकेक्षण प्रक्रियाएं हैं। पहला जोखिम आकलन, दूसरा था अन्य अंकेक्षण प्रक्रियाएं। उस अन्य अंकेक्षण प्रक्रियाएं में हमने 2 बताए थे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर और कंप्लायंस। पहला कंप्लायंस था नियंत्रणों की जांच। तो हमने क्या लिखा, देखो, जोखिम आकलन करा, अंतर्निहित जोखिम का आकलन करा, उसके बाद बीच में रोक के अन्य अंकेक्षण प्रक्रिया लगाएं जिसमें वह पहले नियंत्रणों की जांच करेगा। यहां अंकेक्षक यह देखेगा कि जहां जहां पे अंतर्निहित जोखिम है वहां प्रबंधन द्वारा आंतरिक नियंत्रण लगाया गया है या नहीं, एवं आंतरिक नियंत्रण की परिचालन क्षमता का आकलन करेगा। जहां जहां पे भी अंतर्निहित जोखिम था, प्रबंधन के द्वारा वहां पर आंतरिक नियंत्रण लगाया गया है या नहीं, और उस आंतरिक नियंत्रण की परिचालन क्षमता कैसी है, उस आंतरिक नियंत्रण का जो काम कैसे कर रहा है, उनको देखेगा। ठीक है, तो जैसे अभी समझाया था ना, 15 में मुझे अंतर्निहित जोखिम लगा, 17 में तो मैंने देखा कि भैया 17 में से कहां कहां पे जो है प्रबंधन के द्वारा आंतरिक नियंत्रण लगाया गया है, और जहां जहां लगाया गया उनमें से उन आंतरिक नियंत्रणों का की परिचालन क्षमता, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कैसी है। इससे वह यह जान पाएगा कि नियंत्रण जोखिम कितना है। इसके बाद जिन मदों में नियंत्रण जोखिम है, देखो आगे ना, जैसे नियंत्रणों की जांच करी तो उसके बाद वो यह जान पाएगा कि किन मदों में नियंत्रण जोखिम है। इसके बाद जिन मदों में नियंत्रण जोखिम है उन्हें वह अपने अंकेक्षण सैंपल में अन्य अंकेक्षण प्रक्रिया लगाने के लिए लेगा, यानी सब्सटेंटिव। यहां अंकेक्षण सैंपल मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं नमूना जांच या अंकेक्षण नमूना लिखता तो आपको ज्यादा परेशानी होती, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। अंकेक्षण सैंपल से मतलब है, सैंपल को हिंदी में जो बोलते हैं वो बोलते हैं नमूना। सैंपल या सैंपलिंग, अगर सैंपल चेक की हम बात करें या सैंपलिंग की हम बात करें तो इसको हिंदी में कहा जाता है नमूना जांच। लेकिन मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप नमूना जांच शब्द लिखने के बजाय आप जो है अंकेक्षण सैंपल ही लिख दें तो भी ठीक है। तो जैसे ही आपने नियंत्रणों की जांच करी तो आपको यह पता चलेगा नियंत्रण जोखिम कितना है। इसके बाद जिन मदों में नियंत्रण जोखिम है उन्हें वह अपने अंकेक्षण सैंपल में अन्य अंकेक्षण प्रक्रियाएं लगाने के लिए ले लेगा। अन्य मतलब सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाना है। ये हमारा अन्य अंकेक्षण प्रक्रियाओं का तीसरा वाला है। अगर आपको याद ना हो तो मैं याद दिला देता हूं, इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने लिखा था, चैप्टर नंबर 2 में। यदि आपको याद, मेरे हिसाब से तो इतनी बार हमने चर्चा कर ली तो आपको याद आ ही जाना चाहिए, याद हो ही गया होगा अब तक। तो आ गया ये रहा, अन्य अंकेक्षण प्रक्रिया में सीपी और एसपी। सीपी में तो नियंत्रणों की जांच होती है, कंप्लायंस प्रोसीजर, और एसपी मतलब सब्सटेंटिव। यहां पर हम उन जिन 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 मदों को या आपने अपने सैंपल में लिया है उन मदों की हम लोग जांच करते हैं। ठीक है, ये सारी अंकेक्षण प्रक्रिया लगाने के बाद भी यह संभावना है। अब देखो हमने कितना बढ़िया काम करा, मतलब कितनी मेहनत करी हमने, कितना बढ़िया काम करा हमने जो है आंतरिक, पहले अंतर्निहित जोखिम का, वही अपने आप में बड़ा काम है। अंतर्निहित जोखिम का आंकलन करना ही अपने आप में बड़ा काम है, पता है आपको। अंतर्निहित जोखिम का आंकलन करना ही अपने आप में बड़ा काम है, वही छोटा काम नहीं। उसके लिए आपको इकाई की बहुत सारी जानकारी लेनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर आप अंतर्निहित जोखिम का आंकलन कर पाते हैं। तो ये उतना आसान नहीं होता, ये बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, उसके बाद फिर हम लोग आंतरिक नियंत्रणों की जांच करते हैं, उससे हमें पता चलता है नियंत्रण जोखिम कहां कितनी है। ठीक है, और उस नियंत्रण जोखिम के बाद में हम लोग मदों का, लेकिन अब देखो ये सारा खेल जो चल रहा है ये चल रहा है जोखिम के आंकलन पर। ठीक है जी, मैं भी अंकेक्षक हूं, मैं भी भगवान थोड़ी ना हूं, अंकेक्षक ही तो हूं। मैं अंकेक्षक के तौर पे क्या कर सकता हूं या मैं क्या कर रहा हूं, मैं इकाई के बारे में जानकारी लेके अंतर्निहित जोखिम का आकलन कर रहा हूं, मैं आंतरिक नियंत्रणों को जांच करके नियंत्रण जोखिम का आकलन कर रहा हूं। भगवान नहीं हूं मैं, नियंत्रण जोखिम का आकलन कर रहा हूं। तो हो सकता है कि, ध्यान देना जरा, इसके बावजूद भी कोई मिथ्या वर्णन रह जाए। मतलब ये कि हो सकता है अंतर्निहित जोखिम जो है वो 17 में नहीं 20 मदों में था, लेकिन मैंने जब आकलन करा तो मुझे 17 में लगा। क्योंकि मैं आकलन कैसे करता हूं, इकाई के बारे में जानकारी लेके, कर्मचारियों से पूछ के। मैं कोई खातों के अंदर तो घुस नहीं सकता,
ज्योतिषी तो मैं हूं नहीं, भगवान तो मैं हूं नहीं कि मेरे को इकाई के अंदर घुसते ही सपना आ गया। कोई दिव्य शक्तियां तो अपने पास है नहीं जो इकाई के अंदर घुसते ही अपने को सपना आ गया कि भैया यहाँ इस इकाई के अंदर जो है इन इन मदों में मिथ्या वर्णन है। अपन ने भी आकलन ही करा है। हो सकता है मुझे 15 मदों में लग रहा, 17 में लगा, लेकिन असल में ये 20 मदों में था, पर मुझे 17 में लगा। अब जिन 3 मदों में अंतर्निहित जोखिम था और मुझे नहीं दिखा, तो उन 3 को तो मैंने देखा ही नहीं, उनके नियंत्रणों की भी जांच नहीं करी। अब जब उसमें अंतर्निहित जोखिम नहीं दिखा, तो नियंत्रण जोखिम दिखने का तो सवाल ही खत्म, तो वो मेरे सैंपल में ही नहीं है। अब मैं क्या करूं बताओ। तो हो सकता है कि आपने जब ये जांच करी हो, देखो ये सारी प्रक्रियाएं लगाने के बाद भी ये संभावना है, जोखिम रह जाती है कि एक मिनट बेटा, यह पूरी तरह से मैं दोबारा पढ़ देता हूं इसको। यह सारी अंकेक्षण प्रक्रिया लगाने के बाद भी यह संभावना रह जाती है, ये ऊपर से काट देते हैं। यह सारी अंकेक्षण प्रक्रिया लगाने के बाद भी यह संभावना या जोखिम रह जाती है कि नियंत्रण जोखिम शायद पूरी तरह के खत्म नहीं हुई होगी। अर्थात कुछ मिथ्या वर्णन अंकेक्षण प्रक्रियाएं लगाने के बाद, यानी अंतर्निहित जोखिम का आकलन करने के बाद, आंतरिक नियंत्रणों को जांचने के बाद, आंतरिक नियंत्रण जोखिम का आकलन करने के बाद, जिन मदों को मैंने सैंपल में लिया, उसके बाद भी ये संभावना रह जाती है कि शायद कुछ मिथ्या वर्णन, ये सारे उनको जांच भी लिया, वो जो सैंपल में लिया उनको जांच भी लिया, वो सब लगाने के बाद भी ये संभव है कि शायद कुछ मिथ्या वर्णन पकड़ में नहीं आए। ये जो अंत में जोखिम रह गई ना, इसको बोलते हैं अनुसंधान जोखिम या डिटेक्शन रिस्क। ये अंकेक्षक के पार्ट पर होता है, क्योंकि यहां तो अंक ऊपर वाले 2 जोखिम तो अपने अपने हिस्से पे नहीं है, क्योंकि अंतर्निहित जोखिम अपने आप आता है। नियंत्रण जोखिम भी मेरे हाथ में नहीं, क्योंकि आंतरिक नियंत्रण तो आपने लगाए। अब वो अच्छे थे, बुरे थे, सही थे, गलत थे, कम थे, ज्यादा थे, वो तो सब आपके पास। मैंने तो आगे सिर्फ उसका आकलन करा। लेकिन अब जब मैंने आकलन करा एक अंकेक्षक के तौर पे, जब मैंने जोखिम का आकलन करा और मेरा आकलन अगर गलत है या सही नहीं है या पूरा नहीं है या गलत हो गया, तो इसका मतलब तो गलती मेरी हुई ना, इसका मतलब तो गलती मेरी हुई। तो ऐसी परिस्थिति में ध्यान दीजिएगा जरा मेरी बात को, नियंत्रण जो जोखिम है वो भी लगा कर लिया और उसके बाद मदों का चयन कर लिया। अब जब उन की जांच करी उसके बाद भी कुछ मिथ्या वर्णन मेरे पकड़ में नहीं आए, ये कहलाता है डिटेक्शन रिस्क, यानी अनुसंधान जोखिम। और ये अंकेक्षक के पार्ट पर है। यह जोखिम आने के 2 कारण हो सकते हैं, जैसे सैंपलिंग हो सकता है, चूंकि सैंपल लेता है अतः संभावना है कि समस्त मिथ्या वर्णन ना पकड़ में। देखो हम क्या कर सकते हैं, अब या तो मैं 100% जांच करूं, ये जो अनुसंधान जोखिम में, आप शायद मेरे हिसाब से अनुसंधान जोखिम का मतलब समझ गए होंगे, दोबारा समझा देता हूं। अनुसंधान जोखिम का मतलब है कि ये सारी अंकेक्षण प्रक्रिया लगाने के बाद, इतनी सब मेहनत करने के बाद भी हो सकता है कुछ मिथ्या वर्णन ऐसे हों जिन्हें अंकेक्षक शायद कभी पकड़ ही ना पाए। क्योंकि मैंने भी जोखिम का आकलन करा, मुझे लगा 17 मदों में अंतर्निहित जोखिम है, तो मैंने तो उसी पे काम करा, जबकि 20 मदों में अंतर्निहित जोखिम था या 20 मदों में मिथ्या वर्णन था। पर आप ध्यान देना जरा मेरी बात पर आपने उन 20 मदों आपको 17 में थे, क्या वो 3 मदों में नहीं पता चला? क्या करूं यार, मैं तो कैसे आकलन करा, इकाई के बारे में जानकारी लेके, इकाई के जो खातों या लेखों के बारे में जानकारी लेके, इन सबसे तो करा मैंने, और कैसे करा? और तो मेरे पास कोई दिव्य शक्ति तो थी नहीं। तो अब जितनी जानकारी मिली, जैसे मिली, जो मिली, उसके आधार पे कर लिया मैंने भाई। अब वो कम था ज्यादा था ये तो पता नहीं। तो ये जो जोखिम का मैंने आकलन करा, उसके बाद भी कुछ मदों में मिथ्या वर्णन रह गए जो शायद मुझे कभी पकड़ में ही नहीं आए, इसको बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क। अब ये होता है, तो सैंपलिंग करा, इसकी वजह से इसे सैंपलिंग जोखिम भी कहते हैं। ये जो अनुसंधान जोखिम है ना, इसके आने का कारण एक तो हो सकता है सैंपलिंग, सैंपलिंग मतलब नमूना जांच, लेकिन आप सैंपलिंग लिख सकते हैं, नमूना जांच आपने करा, इसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। एक चीज, इसको बोलते हैं सैंपलिंग रिस्क या सैंपलिंग जोखिम। अन्य कारण कोई और भी बहुत सारे कारण होते हैं अपने अंकेक्षण के, ठीक है। तो अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण करने के दौरान उत्पन्न अनुसंधान जोखिम एवं अंतर्निहित जोखिम एवं नियंत्रण जोखिम की वजह से एक अन्य जोखिम उत्पन्न होता है कि शायद मिथ्या वर्णनों की वजह से अंकेक्षक द्वारा दी जाने वाली राय गलत हो जाए, ठीक है। अब ये आता है, इसको बोलते हैं अंकेक्षण जोखिम। असल में ये है कि अब चूंकि अंतर्निहित जोखिम और नियंत्रण जोखिम थे, मैंने आकलन करा, मुझसे आकलन में कोई कमी बेसी रह गई, सैंपलिंग करा, जो भी रीजन रहा,
इसकी वजह से क्या आया, अनुसंधान जोखिम, यानी कुछ मिथ्या वर्णन पकड़ में नहीं आए या नहीं आएंगे। ये सब जोखिम चल रही है, ऐसा असल में होगा ऐसा नहीं पता, ऐसा हमें संभावना लग रही है कि ऐसा हो सकता है, हमें ऐसी संभावना लगती है कि नियंत्रण जोखिम होगा, अनुसंधान जोखिम होगा। अब अगर फर्ज कीजिए ये सब हुए, अनुसंधान जोखिम है, कुछ मदों में मिथ्या वर्णन थे जो हमें पकड़ में नहीं आए, तो हो सकता है कि शायद मेरी राय गलत हो जाए। ध्यान दीजिएगा जरा बात, क्या बात शब्द लिखे मैंने, हो सकता है कि शायद मेरी राय गलत हो जाए। ऐसा होगा जरूरी नहीं है, कई बार तो ऐसा होता है कि अंतर्निहित जोखिम है, नियंत्रण जोखिम है और क्या बोलते हैं अनुसंधान जोखिम है, तो भी राय पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो 2-3 मदों की बात कर, हमने कहा अनुसंधान जोखिम है कि 2-3 मदें ऐसी जिनमें मिथ्या वर्णन पकड़ में नहीं आया, अनुसंधान जोखिम में नहीं आएगा। अब हो सकता है जो 2-3 मदें हैं जिनमें मिथ्या वर्णन है पर हमारी पकड़ में नहीं आया या नहीं आएगा, लेकिन वो इतनी छोटी मदें थी जिससे कि उन वित्तीय वर्णनों के ऊपर जो मेरी राय थी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हो सकता है अनुसंधान जोखिम होने के बावजूद भी किसी भी तरीके से क्या ना हो, अनुसंधान जोखिम होने के बाद भी अंकेक्षण राय पे कोई फर्क ना पड़े, और कई बार उल्टा भी हो सकता है। तो यह सारा खेल जो चल रहा है वो जोखिम पे चल रहा है कि हो सकता है कि ये जो अंतर्निहित जोखिम है इसकी वजह से, नियंत्रण जोखिम की वजह से और ये जो अनुसंधान जोखिम है इसकी वजह से शायद क्या आ जाए, शायद अंकेक्षण जोखिम, यानी अंकेक्षण जोखिम मतलब शायद अंकेक्षण की राय, अंकेक्षक की राय शायद गलत हो जाए, तो ये कहलाता है अंकेक्षण जोखिम। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिए, बहुत कम होता है, इसकी अंकेक्षण जोखिम आने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि हम अपना काम बेहद सावधानी और अंकेक्षण मानकों के अनुसार करते हैं। तो सामान्य तौर पे हमारे द्वारा जो जोखिम का आंकलन किया जाता है वो गलत हो, ये बहुत ही कम है, नहीं होता। अब मैंने कहा ना, हम लोग हवाबाजी नहीं करते। एक पेशेवर और गैर पेशेवर में यही तो फर्क होता है, गैर पेशेवर कभी भी हवाबाजी नहीं करता, वो कुछ भी नहीं बोलता, ठीक है, वो कुछ भी अंदाजा नहीं लगाता, वो जो भी करता है उसके पीछे उसका कारण होता है या कोई ना कोई आधार होता है। तो हम जो ये अंतर्निहित जोखिम का आंकलन करते हैं, भले ही मैंने आपको बोला कि हम लोग पूछ के करेंगे और देख के, लेकिन वो भी एक तरीके से, उसका भी एक तरीका है, ऐसे नहीं होगा कि कुछ भी कर दिया, ठीक है, तरीका बताऊंगा पूरा मैं आपको। तो हम लोग जो अंतर्निहित जोखिम या नियंत्रण जोखिम का आंकलन करते हैं या जो भी हम कर रहे हैं, उन सब का हमारे पास एक तरीका है, उसके आधार पे किया जाता है। पहली बात, इसका ध्यान रखें। दूसरी बात, हम लोग जब ऐसा करते हैं तो सामान्य तौर पे अनुसंधान जोखिम आता ही नहीं, फिर भी अगर आ गया तो उस 2-4 मदें अगर रह भी गई जिन पे हम मिथ्या वर्णन नहीं भी पकड़ पाए, तो ये भी तय है कि वो मदें वही वाली रही होंगी जिनसे शायद, ध्यान देना जरा, वो मदें वही वाली रही होंगी जिनमें मिथ्या वर्णन पकड़ में भी नहीं आया, जिनका शायद हमारी राय पर कोई फर्क ना पड़े, तो यानी कोई राय में गलत होने की संभावना ना हो, यानी अंकेक्षण जोखिम के आने की संभावना ना हो। देखो, अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण करने के दौरान उत्पन्न अनुसंधान जोखिम एवं अंतर्निहित जोखिम एवं नियंत्रण जोखिम की वजह से एक अन्य जोखिम उत्पन्न होता है कि शायद मिथ्या वर्णनों की वजह से अंकेक्षक द्वारा दी जाने वाली राय गलत हो जाए। यह जोखिम अंकेक्षण जोखिम कहलाती है। हर अंकेक्षण में अंकेक्षण जोखिम होती ही है, अतः अंकेक्षक को अपने अंकेक्षण योजना एवं क्रियान्वयन इस तरह करना चाहिए कि जोखिम कम से कम हो, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता, जोखिम तो रहेगी, कोई भी काम करेंगे जोखिम तो रहता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, जोखिम तो है आप फेल हो जाए, है ना, जोखिम तो है। आप अरे मैं जोखिम कह रहा हूं, थोड़ी कह रहा हूं आप फेल होंगे, मैंने क्या कहा, जोखिम है कि शायद आप फेल हो जाए। आप क्या करेंगे, आप पढ़ाई छोड़ देंगे क्या, फिर क्या करेंगे, तो आप ध्यान से पढ़ाई। हम भी तो यही कह रहे हैं कि अंकेक्षण के दौरान संभावना है कि अंकेक्षण जोखिम हो, यानी राय शायद गलत हो जाए। तो क्या करें, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपना अंकेक्षण कार्य इस तरीके से करें, उसकी योजना का क्रियान्वयन, उसकी योजना का निर्माण इस तरीके से किया जाए कि ये संभावना कम से कम हो, राइट, ये कम से कम। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, जोखिम है अंत तक रहेगी, जिस दिन आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, आप पास नहीं हो जाते, तब तक ये जोखिम रहेगा, आप फेल हो जाए। तो इस जोखिम को क्या जीरो किया जा सकता है? नहीं, ऐसा तो संभव ही नहीं। कैसे होगा बताओ, क्या आप इस जोखिम को खत्म कर सकते हो? कौन सी जोखिम, कि मैं फेल ही ना हो, ये जोखिम तो एक ही केस में हो सकता है, जब आपके पास में पहले से पेपर आ जाए। ये कभी होगा नहीं, और तो कोई तरीका ही नहीं है। पहले ही पेपर आ गया आपके पास, आंसर शीट आ गई, अच्छे से रट ली, पूरे साल भर से यही पेपर और आंसर शीट पढ़ने में लग रहे हैं, बहुत बढ़िया काम हो गया। तो हो सकता है कि आप
हो सकता है क्या फिर तो कंफर्म है, लेकिन ऐसे तो कभी नहीं होगा। तो जिस दिन तक रिजल्ट नहीं आ जाता, आप पास नहीं हो जाते, तब तक ये जोखिम आप फेल हो जाए। क्या करें? बस एक ही काम करेंगे, पढ़ाई अच्छे से करें, इतनी बढ़िया तरीके से तैयारी करें कि ये जो जोखिम है कम से कम हो जाए। ठीक है, कम से कम से हमारा मतलब जीरो ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम, जीरो बोल नहीं सकते। ठीक है, एक बात उधर आते हैं वापस। परंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अंकेक्षण जोखिम में वह जो, ये मैं बातें बताऊंगा, बस पहले आप इतना ध्यान रखें कि अंकेक्षण जोखिम क्या होता है। तो हमने कहा कि भैया अंकेक्षण जोखिम का मतलब, आपकी राय गलत हो सकती है क्योंकि आपके अंकेक्षण में अनुसंधान जोखिम है, यानी कुछ मिथ्या वर्णन शायद पकड़ में ना आए। और ये अनुसंधान जोखिम आने का जो मुख्य कारण है, वो मुख्य कारण अनुसंधान जोखिम का वो है कि, ध्यान देना जरा, ये अनुसंधान जोखिम आने का जो मुख्य कारण है वो क्या है? वो ये है कि आपने, ध्यान देना जरा, आप अंतर्निहित और नियंत्रण जोखिम है उनकी वजह से तो आ रहा है। तो ये हो सकता है, बिल्कुल संभावना है, ध्यान देना जरा मेरी बात पे। और चूंकि इसको कम नहीं, इसको खत्म नहीं किया जा सकता, तो कम करने की कोशिश की जाती है। अब क्या करें इसके लिए? इसके लिए अंकेक्षक को आंकलन, जोखिमों का आंकलन करना चाहिए एवं पूर्ण एवं उचित अंकेक्षण साक्ष्य लेने चाहिए। बस यही कर सकते हैं। अंकेक्षक को जोखिमों का आंकलन करना चाहिए, उसके अनुसार अंकेक्षण योजना का निर्माण करें एवं पूर्ण एवं उचित अंकेक्षण साक्ष्य, यही करना है बस। जोखिमों का आंकलन बढ़िया से करो, अच्छे तरीके से करो, और उसके अनुसार अपनी योजना का निर्माण करो। और योजना को इस तरीके से निर्माण करो योजना का कि हम उसमें उन मदों के लिए ज्यादा से ज्यादा साक्ष्य प्राप्त करें, जिससे कि कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने 17 मदों का भी हमने बात की थी, 17 मदों में अंतर्निहित जोखिम है। अब 17 में से 7 में आपको नियंत्रण जोखिम लगा, तो उन 7 मदों की आप जांच करेंगे। अब कई बार मालूम है क्या, जब 7 मदों की हम जांच कर रहे होते हैं, उन 7 मदों को हम जांच रहे होते हैं, तो उन 7 मदों को जांचते जांचते भी कई बार हमें अन्य मदों में मिथ्या वर्णन पता चल जाता है, जिनको, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं था, कि मतलब उनमें ना तो हमको अंतर्निहित जोखिम दिखा, ना तो उसमें हमें नियंत्रण जोखिम दिखा, फिर भी हमें फिर भी हमें उसमें क्या दिख जाता है? कोई ना कोई मिथ्या वर्णन नजर आ जाता है। ऐसा हो जाता है कई बार। अब देखो, तो मैंने कहा ना आपको, हमारा अंकेक्षण करने का तरीका ही ऐसा है, तो बढ़िया तरीके से करें, उचित अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करें, एक चीज। अब ये पूरी बात हो गई खत्म। अब जो हमारा मुद्दा रह गया वो रह गया कि भैया आखिर ये जोखिम का आंकलन कैसे करेंगे? अच्छा, नियंत्रण जोखिम का आंकलन करना आसान है, मैंने आपको वो पहले बता दिया। आप आंतरिक नियंत्रणों को जांच ले, आपको पता चल जाएगा। आज मैंने कहा आपको 17 मदों में अंतर्निहित जोखिम लगा, कैसे लगा आंकलन करके, वो आंकलन कैसे करना है वो बताऊंगा। 17 मदों में आपको अंतर्निहित जोखिम लगता है, जिनमें है ना, अब उनका आकलन बताना है। अब 17 मदों का आपने आंतरिक नियंत्रण जांचा, तो उन आंतरिक नियंत्रण को देख के, वो मैंने तरीका आपको बल्कि पहले बता दिया कि 17 मदों में देखो कहां आपको पता चला भैया 2 में तो आंतरिक नियंत्रण ही नहीं है, इसके अंदर नियंत्रण जोखिम। बाकी बच्चे 15 में से 10 का आंतरिक नियंत्रण बहुत बढ़िया है, तो उनमें नियंत्रण जोखिम नहीं है। 5 में आंतरिक नियंत्रण है पर उतना अच्छा नहीं है, सुदृढ़ नहीं है उतना, तो उनके अंदर नियंत्रण जोखिम है, कम है लेकिन है। ये कितना आसान है। लेकिन हमारा जो बड़ा मुद्दा है वो है जोखिमों का आंकलन कैसे किया जाता है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। मैं आपको अभी बीच में 1 मिनट का समय देता हूं कि एक बार फटाफट से, जैसे जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, देखो उनको तो, जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती, वो तो क्या पॉज करके पढ़ लेते हैं। लेकिन जो बच्चे लाइव लेते हैं, वो बच्चे, और जो बच्चे क्लासरूम में बैठे होते हैं, उन बच्चों को दिक्कत होती है। वो कहते हैं सर थोड़ा सा रुक जाया करा करो बीच में 1-2 मिनट के लिए। उनकी शिकायत रहती है कि सर हम क्या एक बार बस नजर मार लें फटाफट से, तो हम आगे, क्योंकि उनको तो, आप तो पॉज कर लोगे, वो बेचारे बच्चे पॉज नहीं कर पाते ना, ये फिर हमको बड़े परेशान होते हैं बच्चे, बाद में गालियां देते हैं घर जाके फिर हमको। एक आध बार तो मेरी जीप कट गई इस चक्कर में, ये गालियां देते रहते हैं। तो अभी 2 मिनट रुक जाते हैं, 2 मिनट नहीं 1 मिनट रुकेंगे, फटाफट से देख लें जरा से। ठीक है, देखो, फटाफट से देखो बच्चों। कहां से देखोगे? यहां से तो हमने देख ही लिया था कल, आप देखो यहां से।
चलिए अब देखो यहां पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं जो कि मैं बीच में कई बार 2-3 बार 4 बार बीच में बोलता रहा। अंतर्निहित जोखिम और नियंत्रण जो जोखिम होते हैं वो इकाई के पार्ट पर होते हैं ना, इकाई के, हमारा उसमें अंकेक्षक का कोई रोल नहीं होता। अंतर्निहित जोखिम अपने आप आता है। नियंत्रण जोखिम तो आपने जैसे नियंत्रण लगाए होंगे उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर नियंत्रण अच्छे होंगे तो नियंत्रण जोखिम कम होगा, नियंत्रण अच्छे नहीं होंगे तो नियंत्रण जोखिम ज्यादा होगा। परंतु अनुसंधान जोखिम अंकेक्षक से संबंधित होता है क्योंकि अनुसंधान जोखिम अंकेक्षण करने के बाद आता है। हमने कहा अनुसंधान जोखिम मतलब अंकेक्षण करने के बाद भी शायद कुछ मिथ्या वर्णन पकड़ में नहीं आए होंगे, तो वो अंकेक्षक के पार्ट पर है। अतः अंकेक्षक उचित अंकेक्षण प्रक्रिया लगाकर बड़ा सैंपल लेकर एवं अंकेक्षण टीम के अनुभवी सदस्यों को लेकर जोखिम, हाँ तो आप कोशिश करें। अच्छा, जितना अनुसंधान जोखिम आपका कम होगा उतना ही अंकेक्षण जोखिम कम होगा। अनुसंधान जोखिम का मतलब अब चौथी बार बता रहा हूं कि भाई आपके शायद अंकेक्षण के बाद भी कुछ मिथ्या वर्णन पकड़ में नहीं आएंगे। यदि सोचो ये जोखिम 0 हो जाए तो मेरी राय के गलत होने की संभावना खत्म। यानी अगर आज ये संभावना 0 हो जाए कि भैया मेरे अंकेक्षण करने के बाद भी कोई मिथ्या वर्णन बचेगा नहीं, खत्म है, 0 है, बचेगा ही नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूं। मेरे अंकेक्षण करने के बाद इकाई के अंक वित्तीय विवरणों में मिथ्या वर्णन रह जाए, इसकी संभावना 0 है, तो फिर तो भाई साहब आपका जो अंकेक्षण जोखिम है वो भी 0 हो गया, अपने आप 0 हो गया है जी। इसी तरह इसलिए तो हमने क्या बोला कि अनुसंधान जोखिम जो है वो जितना कम होगा अंकेक्षण जोखिम उतना ही कम होगा। इसीलिए अंकेक्षक को यह प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए कि नियंत्रण जोखिम कम से कम हो। इसके लिए आप अपनी टीम के अनुभवी सदस्यों से चर्चा करते रहे, बेहतर अंकेक्षण साक्ष्य ले और कोशिश करें कि बड़ा सैंपल ले। बड़ा सैंपल लेंगे तो संभावना होती है ज्यादा कि शायद आप जो है सारे मिथ्या वर्णन को पकड़ पाए। एक बात। अच्छा, यहां आ जाते हैं एक छोटी सी बात, एक अलग टॉपिक है, ये एक तरीके से अपने आप में एक अलग टॉपिक है। अंकेक्षण जोखिम में क्या शामिल नहीं है। अभी हमने क्या बताया अंकेक्षण जोखिम का मतलब कि भी आपकी राय गलत हो सकती है। ये राय गलत क्या हो सकती है? जब आपके कुछ मिथ्या वर्णन है जो पकड़ में नहीं है। आप एक बात सुनिएगा जरा ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण है और ये बात शायद आपको हो सकता है कि एक बार में समझ में ना आए, लेकिन अच्छा इसमें भी ये वाला देखो, मैं आपसे बोलूं वित्तीय विवरणों में मिथ्या वर्णन है तो संभावना है कि हमें पकड़ में ना आए, ये कहलाता है अनुसंधान जोखिम। अंकेक्षक की बात कर रहे हैं कि वित्तीय विवरणों में मिथ्या वर्णन तो है पर शायद मुझे ही पकड़ में नहीं आया, तो ये अनुसंधान जोखिम। और इसकी वजह से क्या आया? अंकेक्षण जोखिम, शायद राय गलत हो जाए। पर सोचिए कोई ये कहे कि वित्तीय विवरणों में मिथ्या वर्णन एक्चुअल में है नहीं है, एक्चुअल में मिथ्या वर्णन है ही नहीं, लेकिन फिर भी मुझे पकड़ में आ जाए, इसकी संभावना है। अब ये तो बेवकूफी हो गई ना, है पर मुझे पकड़ में नहीं आया, ये बात थोड़ा समझ में आती है। लेकिन मिथ्या वर्णन है ही नहीं और संभावना है कि मुझे फिर भी क्या पकड़ में आएगा? जब मिथ्या वर्णन है ही नहीं तो पकड़ में कहां से आएंगे? तो अंकेक्षण जोखिम जो आता है, यानी राय की गलत होने की जो संभावना है, वो आता है अनुसंधान जोखिम कम से। यानी जब मिथ्या वर्णन तो है पर शायद हमें पकड़ में नहीं आएंगे, लेकिन उल्टा कभी भी नहीं हो सकता। देखो, इसलिए हमने कहा अंकेक्षण जोखिम में क्या शामिल नहीं है। अंकेक्षण जोखिम में यह जोखिम शामिल है कि वित्तीय विवरणों में मिथ्या वर्णन है परंतु अंकेक्षक उन मिथ्या वर्णनों को नहीं पकड़ पाएगा एवं इस वजह से उसकी राय गलत हो सकती है। यह जोखिम शामिल नहीं हो सकता कि वित्तीय विवरणों में मिथ्या वर्णन नहीं है एवं अंकेक्षक नहीं पकड़, अरे जब है ही नहीं तो मैं पकड़ नहीं पाऊंगा, ये तो संभावना ही खत्म हो गई ना। है, मैं नहीं पकड़ पाऊं, ये संभावना है, नहीं है और मैं नहीं पकड़ पाया, तो जब है ही नहीं तो मुझे पकड़ में कहां से आते? तो इस बात का ध्यान रखिएगा जब भी हम ये कहते हैं कि क्या नाम है अंकेक्षण जोखिम की हम बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि वित्तीय विवरणों में मिथ्या वर्णन है और जोखिम है कि हमें पकड़ में नहीं आएंगे। लेकिन अगर मिथ्या वर्णन नहीं है तो ये जोखिम नहीं हो सकता कि मुझे पकड़ में ही नहीं आएंगे, क्योंकि मिथ्या वर्णन है ही नहीं। छोटी सी बात है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर सवाल वगैरह नहीं बनता, तो इतना ज्यादा परेशान नहीं होना है। अब आता है जोखिमों का आकलन। इसके लिए अंकेक्षक को जोखिम आकलन प्रक्रियाएं लगानी चाहिए। वो तो हम पहले ही पढ़ रहे हैं कि जोखिम के आकलन के लिए हमें जोखिम आकलन प्रक्रियाएं लगानी चाहिए। अब बहुत महत्वपूर्ण बात आएगी जिसका हमें काफी समय से इंतजार है कि आखिर जोखिम आकलन प्रक्रियाओं में होता क्या है। ये हमें पता करना है कि भाई आखिर जोखिम आकलन प्रक्रियाओं में असल में होता क्या क्या है, क्या क्या शामिल है। तो देखें, पहले तो हम बात करते हैं जोखिम आकलन प्रक्रिया का मतलब। नाम ही इतना अच्छा है, जोखिम आकलन प्रक्रिया, नाम ही इतना अच्छा है। जोखिमों को आकलन करने की जो प्रक्रिया है, और जोखिम किस चीज का है? जोखिम है मिथ्या वर्णनों का जोखिम। यानी इकाई के, अगर मैं वैसे बात करूं तो अंतर्निहित जोखिम और नियंत्रण जोखिम। तो हमने क्या बोला?
यह जोखिम आकलन बिल्कुल सिंपल है, आप रटो मत, देखो मत वहां पे, आप देखोगे तो फिर आपको नहीं पता चलेगा। वैसे मैं कहता हूं इसमें जो लिखा है उसको छोड़ दो। इकाई जोखिम आकलन प्रक्रिया मतलब ऐसी प्रक्रिया जिससे हम वित्तीय विवरणों में जोखिमों का आकलन करते हैं। ये तो हो गई सिंपल परिभाषा। ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम लोग वित्तीय विवरणों में जोखिम का आकलन करते हैं, एक चीज। अब जोखिम का आकलन करते हैं मतलब उसकी वित्तीय वातावरण की जानकारी लेकर उसके आंतरिक नियंत्रण की जानकारी, तभी तो करेंगे। देखो, यह एक अंकेक्षण प्रक्रिया है जिसमें इकाई उसके वातावरण एवं उसके आंतरिक नियंत्रण की जानकारी लेकर वित्तीय विवरणों में सारवान मिथ्या वर्णनों के जोखिम का आकलन करता है। यानी हम लोग इकाई की, मैंने बताया ना कैसे करेंगे, अंतर्निहित जोखिम का आकलन कैसे करोगे, इकाई की जानकारी लेकर। पहले ही कहा था वित्तीय विवरणों के अंदर नहीं जाना, लेखों में नहीं जाना, खातों में नहीं जाना, सामान्य बस पूछताछ करके। दूसरा, नियंत्रण जोखिम का आकलन कैसे करते हो, आंतरिक नियंत्रण की जानकारी लेकर। तो हम, ये वो प्रक्रिया है जिसमें बिल्कुल आसान है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें इकाई उसके वातावरण एवं उसके आंतरिक, इकाई एवं उसके वातावरण की जानकारी लेते हैं अंतर्निहित जोखिम का आकलन करने के लिए, और उसके आंतरिक नियंत्रण की जानकारी लेते हैं नियंत्रण जोखिम का आकलन करने के लिए। तो यह एक अंकेक्षण प्रक्रिया है जिसमें हम उसके वातावरण एवं उसके आंतरिक नियंत्रण की जानकारी लेकर वित्तीय विवरणों में मिथ्या वर्णनों के जोखिमों का आकलन करते हैं। आपको सारवन लिखे बताऊंगा भी, उसको इकाई उसके सॉरी इकाई उसके वातावरण और उसके आंतरिक नियंत्रण की जानकारी लेकर हम लोग इकाई में अंतर्निहित जोखिम और नियंत्रण जोखिम, मैं सीधा लिखता हूं, मिथ्या वर्णनों के जोखिम का आकलन करते हैं। अब मिथ्या वर्णन कौन से, देखो मिथ्या वर्णन कई तरह के होते हैं। हम लोग अपने अंकेक्षण के दौरान सार मटेरियल मुख्य है। अच्छा, डॉक्टर भी ऐसे ही करता है, आप समझना। कभी कभी ऐसा हुआ होगा आपके साथ, भगवान ना करे कभी किसी के साथ हो, डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट कराया कि भैया ब्लड टेस्ट कराओ। अब ब्लड टेस्ट में जो वैल्यूज आई उनमें से कुछ एक जगह हो सकता है जो आया हो रिजल्ट वो थोड़ा सा ज्यादा आया हो। मतलब आपने देखा होगा ना अभी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट, तो सीधे हाथ में तो वो लिखा होता है रेफरेंस वैल्यू कि भैया जैसे आपका हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन होना चाहिए भैया आपकी उम्र के हिसाब से, हीमोग्लोबिन होना चाहिए भाई 11 से लेके 15, ठीक है। अब आपका हीमोग्लोबिन जो आ रहा है वो आ रहा है 10.5, यानी वैल्यू से कम आ रहा है। 11 मिनिमम होना चाहिए, 10.5, लेकिन डॉक्टर ध्यान नहीं देता। बोले क्यों, क्योंकि मटेरियल नहीं है, इतना बड़ा फर्क नहीं है, 7 आता, 6 आता, 5 आता या 8 आता, तो ना डॉक्टर को चिंता होती, बोले दवाई देनी पड़ेगी, इसका तो इलाज करना पड़ेगा, खून चढ़ाना पड़ेगा। लेकिन कितना आ रहा है, 10.8। अब दिख रहा है 11 से 15 होना चाहिए, तो 11 से तो कम है, यानी गड़बड़ तो है, पर वो उतनी बड़ी गड़बड़ नहीं है, वो उतनी बड़ी गड़बड़ नहीं है जिसके लिए आपका कोई एक्शन लिया जाए। तो अंकेक्षक को सारवान सब करते हैं भाई, देखो छोटी मोटी चीजों को इग्नोर करना पड़ता है। सारवान का मतलब है महत्वपूर्ण, मुख्य। तो सारवान मिथ्या वर्णनों के ऊपर अपना जो है ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और हम भी यही करते हैं, हम सारवान मिथ्या वर्णनों का आकलन करते हैं अंकेक्षण के दौरान, या सारवान मिथ्या वर्णनों के जोखिमों का आकलन करते हैं, ठीक है। अब यहां देखते हैं, तो बड़ी सिंपल सी प्रक्रिया, मैंने कहा ना आप याद मत करना। जोखिम आकलन प्रक्रिया मतलब इकाई उसके वातावरण और उसके आंतरिक नियंत्रण की जानकारी लेकर सारवान मिथ्या वर्णनों की जोखिम का आकलन करना। सारवान क्यों बोल रहे हैं, महत्वपूर्ण, मिथ्या वर्णन तो समझ गए, जोखिम, सारवान मिथ्या वर्णनों की जोखिम का आकलन करना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे जोखिम आकलन प्रक्रिया। अब इसमें क्या क्या शामिल होता है मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ आप देखेंगे तो बहुत सारे नोट आपको यहां दिख रहे होंगे। अभी नोट क्या है, अंकेक्षक को यह भी आकलन करना चाहिए कि जोखिम कपट की वजह से, हाँ तो वो तो करेंगे जब जोखिम का आकलन करेंगे और हमें दिखा कि भैया 17 मदों में जोखिम है, अंतर्निहित जोखिम, तो 17 मदों में, अब जोखिम किस चीज का, 17 मदों में मिथ्या वर्णन का जोखिम, यही तो जोखिम है, 17 मदों में जोखिम है। तो 17 मदों में जोखिम का मतलब 17 मदों में मिथ्या वर्णन का जोखिम है। बड़ी सिंपल सी तो बात है, 17 मदों में जोखिम है, तो 17 मदों में किस चीज का जोखिम है, 17 मदों में मिथ्या वर्णन का जोखिम है। तो ये मिथ्या वर्णन तो दो ही वजह से आते हैं, या तो कपट की वजह से या तो रोटी की वजह से। तो आपको ये देखना है कि जो 17 मदें हैं जिनमें आपको मिथ्या वर्णन का जोखिम लगता है, वो जोखिम कपट की वजह से है, वो मिथ्या वर्णन का जोखिम कपट की वजह से है, या जो है
त्रुटि की वजह से है या उसकी गलतियों की वजह से है, ठीक है ना। यानी जोखिम का आकलन करने के साथ साथ ये भी देखेंगे। सेकंड, जोखिम का आकलन वित्तीय विवरण स्तर एवं मदों के स्तर दोनों पे होना चाहिए। ये भी हम पहले पढ़ चुके कि जो मिथ्या वर्णन होते हैं वो दो स्तर पे होते हैं, वित्तीय विवरण स्तर पे, मद स्तर पे। जब आपको लगा 17 मदों में अंतर्निहित जोखिम है, तो ये तो देखेंगे कि 17 में से किस मद में अंतर्निहित जोखिम कपट की वजह से है, किस कब गलती की वजह से है। हाथ के ये भी देखेंगे कि ये जो जोखिम है ये वित्तीय विवरण स्तर पे है या मध्य स्तर पे। सामान्य तौर पे मध्य स्तर पे ही होता है। जोखिम का आकलन अंकेक्षक के पेशेवर निर्णय पर निर्भर करता है, क्योंकि जोखिम का शुद्ध मापन सही नहीं हो सकता। देखिए बड़ी संभावना है ये शुद्ध मापन है, थोड़ा सा आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही होगी। हम पेशेवर हैं पूरी तरीके से, भगवान नहीं है, कोई ज्योतिषी नहीं है, कोई दैवीय शक्ति हमारे पास में नहीं है, तो हम जो जोखिम का आकलन करते हैं वो पूरी तरीके से इस बात पे हमारा पेशेवर निर्णय सही होता है। हमारे पास अंकेक्षण मानक है, हमारे पास अंकेक्षण प्रक्रिया है, सबको ध्यान में रखकर हम जोखिम का आकलन करते हैं, ऐसे नहीं करते, हवाबाजी नहीं करते, जैसा हमने कहा। तो जोखिम का जो आकलन है वो पूरी तरीके से अंकेक्षक के पेशेवर निर्णय पर निर्भर करता है। तो कोई गारंटी नहीं दे सकता कि अगर जैसे मैंने बोला कि भैया 17 मदों में मुझे मिथ्या वर्णन का जोखिम लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 17 ही मदों में हो सकता है मिथ्या वर्णन 20 में हो। मुझे 17 में नजर आया, मुझे 17 में जोखिम दिखा है नहीं, वो तो चेक करने के बाद पता चलेगा। अभी तक एक्चुअल में है या नहीं तो पता ही नहीं, हो तो चेक करने के बाद तो अनुमान लगा रहे। जैसे डॉक्टर आपको देखता है तो देख के अनुमान लगाता है कि यार मुझे लग रहा है कि तुम्हारे यार ब्लड में इन्फेक्शन है या तुम्हारे यूरिन में इन्फेक्शन है, टेस्ट करा लो। अंदाजा लगाया उसने क्या तुम्हारे ब्लड में इन्फेक्शन लग रहा है, तो आपको मान लीजिए भगवान ना करे कभी ऐसा हो, तो डॉक्टर को लग रहा है कि आपने कहा सर बीमार हो रहे हैं, 4 दिन से बुखार नहीं उतर रहा, ये हो रहा है फलाना ढेका। डॉक्टर ने बोला मुझे लग रहा है, डॉक्टर अपना पेशेवर निर्णय, अब वो पेशेवर निर्णय हवाबाजी नहीं है, उसके इतने सालों का अनुभव है, उसकी इतनी पढ़ाई है भाई, हवाबाजी थोड़ी कर रहा है डॉक्टर, उसने इतने सालों पढ़ाई करी है, उसको आपकी बॉडी के फिजिक्स के बारे में पता है, पूरी बॉडी की फिजिक्स पता है आपको, उसके अपना अनुभव है, उसके आधार पर उसको लग रहा है कि यार मुझे लग रहा है ब्लड में इन्फेक्शन है, तो टेस्ट करा लेते हैं। ब्लड में इन्फेक्शन है उसका अनुमान है, लेकिन उसके आधार पे दवाई नहीं दी, टेस्ट कराए। हम भी ऐसे ही करते हैं, मुझे लग रहा है 17 में मिथ्या वर्णन है, लेकिन असल में मैं उनको चेक करूंगा। उन 17 मैंने 17 में अंतर्निहित जोखिम लगा, में से 7 में नियंत्रण जोखिम लगा मतलब मुझे लग रहा है 7 में मिथ्या वर्णन हो सकता है। उन 7 की मैं जांच करूंगा, जांच करने के बाद बताऊंगा कि उन 7 मदों में मिथ्या वर्णन है या नहीं, ठीक है। तो अंकेक्षक जब जोखिम का आकलन करता है वो पेशेवर निर्णय पर है, गलती हो सकती है, संभव है। जोखिम आकलन प्रक्रिया में निम्न ध्यान रखना चाहिए क्या? इकाई की जानकारी लेने के दौरान जोखिमों का आकलन होता रहता है। हाँ, अब आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूं। अभी आप इतने से इंतजार में बैठे हैं कि जोखिम आकलन प्रक्रिया में करते क्या है, जबकि मैं आपको बता चुका हूं। और जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो वो एक कहावत सुनिए, है ना, तोता चना बाजे घना, देखने में तो इतना बड़ा सा लग रहा है जोखिम आकलन प्रक्रिया, जब देखोगे ना लगेगा इतनी सी बात है। और वो इतनी सी बात भी आपको बता दी मैंने पहले कि जोखिम आकलन में अंतर्निहित जोखिम का आकलन करना कुछ नहीं होता, इकाई की जानकारी लेनी है, इकाई की जानकारी लेनी, इकाई की जानकारी लेते जाओगे जोखिम का आकलन, यानी इकाई की जानकारी ले जोखिम का आकलन करेंगे। और कोई खातों में जाना नहीं, लेखों में जाना नहीं, प्रविष्टियां देखनी नहीं, वित्तीय विवरण देखनी नहीं, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इकाई की जानकारी लेकर आपको जोखिम का आकलन करना। और उसमें भी मजेदार बात, बोलने में तो क्या आता है कि पहले इकाई की जानकारी लेंगे और फिर जोखिम का आकलन करेंगे, लेकिन असल में आप इकाई की जब जानकारी ले रहे होंगे ना तो अपने आप आपके दिमाग में जोखिम का आकलन हो रहा होगा। जैसे आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं, आज हम कैसे निर्धारित करते हैं ये आदमी का कैरेक्टर बहुत खराब है, ये आदमी यार झूठ बहुत बोलता है, या आपने कोई बैठ के सोच के नहीं, तो आप उस आदमी से मिलते रहे, बात करते रहे, इतने दिनों में मुझे अपने आप अंदाजा हो गया कि आदमी झूठ बोलता है, ये आदमी फेंकता है, ये आदमी बातें बनाता है, ये आदमी कैरेक्टरलेस है, जो भी आपको लगा। कैसे लगा? ये लगा आपको कि उससे बातें कर, आपने कोई रात को एक दिन बैठ के आकलन कर रहे हैं उस आदमी का नेचर कैसा, नहीं ऐसा आपने कभी नहीं करा होगा। ये तो आपको उससे बात करते करते इतने सालों में, ऐसे इकाई में भी होता है, हम इकाई के बारे में जानकारी लेते रहते हैं, जानकारी लेते लेते हमको पता चल जाता है, जानकारी लेते लेते ही हमें पता चल जाता है कि इस इकाई में जो है कुछ गड़बड़ है, या इस इकाई में कहां कहां मिथ्या वर्णन होगा, ठीक है जी। इसके बाद कुछ और नोट हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर, और क्या क्या चीजें हैं जोखिम के बारे में। तो इस वाले लेक्चर के लिए बस इतना ही, बाकी बात करते हैं अगले लेक्चर में बेटा। थैंक यू वेरी मच।